हमें अपने जवानों को इतना मोटिवेट करके रखना है, ऐसे लीड करना है कि वो अपनी जान भी देने के लिए ना झिझकाए। भाई, he said I got caught in one murder case, and then मुझे बोला गया भाई तुम जाओ कश्मीर जाओ, अपने 2 साल काटो, जब वापस आओगे तुम्हारी ये सेंटेंस माफ कर दो। So they train from the age of what, 9-10 years of age. So there is a motivation. Anybody who is with a turban as a terrorist in those days, they look at me and then say, here comes an American killer. जब तक टारगेट की लड़ाई खत्म नहीं हुई, so I was involved on a daily, hourly basis. In fact, we used to sleep there. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। आज हमारे को आजाद हुए 78 इयर्स हो चुके हैं और आज जो ये हम आजादी की हवा महसूस कर रहे हैं ना, वो उन जवानों की वजह से है जो सरहद के ऊपर आज भी खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, समुद्र हो, चाहे कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, उनके कारण ही हम आज ये आजादी महसूस कर पा रहे हैं। तो हम लोग इस पावन अवसर के ऊपर 78th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम लोग अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं, विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। और इसके ऊपर जो हमारे पहले गेस्ट है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि उन्होंने हमारे देश को 36 इयर्स तक सर्व किया है एज एन आर्मी ऑफिसर और बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर काम किया थ्रू आउट द इंडिया और यूएन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से, जनरल प्रदीप सिंह बहल से। वेलकम सर टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू अभिषेक। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपना ये बहुत ही बेहतरीन शो जो है मेरे को अपने इसमें स्टेज में लेके आके शुरू कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं सबको अपने पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा अपने 78वें स्वतंत्र दिवस के ऊपर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो पे हूँ और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि हम कैसे अपनी वार्तालाप जो है कैसे प्रोसीड करेंगे। राइट सर, राइट। एंड मैं थोड़ा सा आपको जनरल साहब के बारे में बताता हूँ। जनरल साहब ने 36 इयर्स अपने नेशन के लिए काम किया है एंड इस दौरान इन्होंने वेरियस पोजीशंस, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर काम किया फॉर इंडियन आर्मी। ऑल्सो ही हैज सर्व्ड यूनाइटेड नेशंस एज वेल। तो उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे और बहुत सारे ऑपरेशंस में जनरल साहब ने काम किया एंड ही आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज ऑथर्ड अ बुक एज वेल और इन्होंने कॉर्पोरेट में भी लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर काम किया है। तो आइए जानते हैं जनरल साहब से। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साहब, आई वांट टू नो अबाउट योर अमेजिंग रेजिमेंट विच इज असम रेजिमेंट। उसी से शुरू करते हैं कि व्हाई असम रेजिमेंट इज अ स्पेशल रेजिमेंट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है असम रेजिमेंट, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी इसी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। उनके वो कमीशन हुए थे 1954 में और मैं कमीशन हुआ 1984 में इनटू द सेम रेजिमेंट। हमारी जो रेजिमेंट है ये बड़ी यूनिक रेजिमेंट है। ये इंडियन आर्मी की आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट रेजिमेंट्स में से एक है। हमारी जो शुरुआत है 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा कैंपेन के बीच शुरू हुई थी। और ये एक रेजिमेंट है जिसके पास जिनमें नॉर्थ ईस्ट के सारे ट्रूप्स भर्ती होते हैं। ओके। सो आपको पता है हमारे नागालैंड के ट्रूप्स, हमारे मिजोज, कुकीज, मणिपुरीज, अरुणाचल के ट्रूप्स इसमें हमारे यहाँ शामिल हैं। असम के पहले तो असम रेजिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है असम वाज द मदर स्टेट
out of which 7 states were born. Yes. So that is how it is called the Assam Regiment. Okay. And it has a vast history. अभी आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत वाइब्रेंट, कल्चरली रिच और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन है, और बहुत महत्वपूर्ण रखता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी. सो अगर आप देखें तो ये असम रेजिमेंट की जो हमारी पूरी शक्ति, जो जोर हम लगाते हैं, जो हमारे नागालैंड नागाज ट्रूप्स हैं, मणिपुरीज हैं, दे आर वेरी फेरोशियस ट्रूप्स, दे आर वेरी वेरी फियरलेस, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी ग्रेट प्राइड फॉर मी कि मैं अपने सेंटर में, जब मेरे फादर असम रेजिमेंट सेंटर में पोस्टेड थे, तो आई वाज बोर्न देयर. ओके. एंड देन फाइनली I also retired as the colonel of the Assam Regiment. Oh, very nice. Long tenure with the Assam Regiment. I have had the best privilege possible to be born in the regiment and to retire as the colonel of the regiment. आपको शायद पता नहीं होगा कि colonel of the regiment की institution क्या होती है. Colonel of the, हर एक regiment में एक colonel होता है, colonel of the regiment होता है, जो senior level पे होता है. वो he is like the, हम उसे गांव बूढ़ा बोलते हैं. ओके. हमारी रेजिमेंट बहुत यूनिक है. ठीक. देखा होगा राइनो, हमारा हर एक सोल्जर जो है उसको राइनो बुलाया जाता है. पावर ऑफ द राइनो. या ही इज कॉल्ड अ राइनो. तो अगर मैं एक जवान को बुलाऊंगा तो मैं उसे बोलता हूँ राइनो इधर आओ, यहाँ राइनो तुम्हारा नाम क्या है. सो फर्स्ट आई विल एड्रेस हिम एज अ, नॉट एज अ जवान बट एज अ राइनो. सेकेंड इज हमारी सैल्यूटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. हमारी सैल्यूटेशन है तगड़ा रहो, राइट, स्टे फिट, विच इज वेरी वेरी यू नो मोटिवेटिंग. एब्सोल्युटली. देन जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो हेड होता है, उसको हम गांव बूढ़ा बोलते हैं. एंड गांव बूढ़ा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ट्रूप, गांव. यस. और जो हमारा गांव होता है इन नॉर्थ ईस्ट पार्लेंस में उसे खेल बोला जाता है. तो खेल का गांव बूढ़ा. और पूरा जो इलाका होता है उसको काजीरंगा बोला जाता है. ओके. तो काजीरंगा इज व्हाई, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर राइनो स्टे. ट्रू. और हमारा जो बैटल क्राई है राइनो चार्ज. राइनो चार्ज. सो इट इज अ वेरी यूनिक रेजिमेंट विद ग्रेट कल्चर. ये तो सुनने में ही बड़ा मोटिवेटिंग लग रहा है कि राइनो चार्ज. आपने सुना होगा, बहुत फेमस सॉन्ग है बदलू राम का बदन. आप अगर YouTube पे जाएंगे या इंस्टाग्राम में जाएंगे तो बड़ा फेमस हो रखा है, बड़ा वायरल है हमारा रेजिमेंटल सॉन्ग बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. आप ऑडियंस को मैं बोलता हूँ कि आप ये सॉन्ग जरूर सुनिए. इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग एंड इट इज वायरल ऑल क्रॉस. यहाँ से मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आपके बचपन में कि आपको कैसे लगा कि आपको आर्मी ज्वाइन कर. मेरे को ये तो पता लग गया कि योर फादर वाज इन आर्मी, तो इसीलिए वो इंस्टिंक्ट तो रहता ही है. बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस while you were deciding that you need to opt this as a career? It's a very interesting thing, and I think you know, destiny plays a part. ये हम I joined an engineering college after my 12th. Okay. And then I got through NDA, so I decided to leave the engineering college and join the NDA. And NDA, of course, हम जो फौजी ब्रैट्स होते हैं, फौजी बच्चे होते हैं, हमारे लिए काफ़ी वो अट्रैक्टिव रहता है. Right. My father was in the army. Then my elder brother also was in the army. So I think मेरे लिए कोई खास चॉइस नहीं थी. अच्छा, ठीक है. So I preferred to join the NDA after dropping out of an engineering college. Right. So motivation is the lifestyle. When you are a kid, it is a lifestyle. But when you look at it, जो भी फौज में भर्ती होता है उसके दिमाग में एक इमेज होती है. वो इमेज होती है एक जवान जिसने पिट्ठू पहना हुआ है, जिसके हाथ में राइफल है और वो चार्ज कर रहा है. राइट, राइट. यहाँ होती है जिसको पायलट बनना होता है, उसकी दिमाग में इमेज होती है एक फाइटर पायलट, और जो फाइटर पायलट चला रहा है. तो जो
आर्मर्ड कोर में जो उसके दिमाग में इमेज होती है टैंक में मैं जा रहा हूँ, तो वो इमेज जब एक बारी दिमाग में बैठ जाए, उससे एक्साइटिंग कोई वो मोटिवेशन नहीं हो सकती। नहीं, आई कैन बेट दैट। एंड यहाँ पे मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि आप तो सेकंड जनरेशन आर्मी में जाने वाले थे, और देयर विल बी योर बैचमेट्स जो फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर बनने वाले थे। तो आपने क्या डिफरेंस महसूस किया है दोनों में, या उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था, या उनकी क्या सोच थी? बिकॉज आपने तो वो पिछले 30 साल से या 35 साल से आप देख ही रहे थे अपने घर में, तो वो मेरे को जानना है आपसे। देखो, जब हम ज्वाइन करते हैं, एनडीए ज्वाइन करते हैं, तो वी आर वेरी यंग. I joined the NDA at the age of 17, Okay. 17 plus. Uh-huh. So that is a very impressionable age. So as far as I am concerned, I was second generation, as you Yes. rightly said. There are others who are from military schools, from Sainik schools, from RIMC. वो जब 5th 6th में होते हैं, तभी उनके दिमाग में फौज में ऑफिसर बनने का सपना जो है, that seed is sown at that particular time. Right. 5th 6th. So they train from the age of what, 9 10 years of age. So there is a motivation. Right. And then there are others who join without any military background. I think most of them are sportsmen. Most of them are they have that inherent leadership qualities in them. Yeah. And they feel that they are best suited for the armed forces. Okay. And they like to join that. Oh, wonderful. तो कोई आपने ऐसा भी देखा जो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, वो आ गया टेस्ट पास करके, एसएसबी क्लियर करके, and then he became a very amazing officer in his life? Oh, there are many. You see, in our times, opportunities were very rare. Were few, not rare, were few. Either you became an engineer, doctor, or joined the army, armed forces, right? Now, NDA में क्या होता है कि you get caught at a very young age. Yes. And at times you don't know कि what are you getting into. Right. है ना? You don't know what you are getting into. Absolutely. You don't know how tough it is. 17 is a very small age. Yes. And once you get in there, it is not easy. NDA is something which is very, very tough. The training there is exceptionally tough, which is, and the beauty is it is scientific. It is not कि जाते ही रगड़ा लगता है. It is a gradual, this thing. Some are naturally suited. Some find themselves as strugglers. And the interesting part is those strugglers today have also retired in very senior positions. तो वो ट्रेनिंग आपको फिजिकली बेशक टफ लगती है, बट आप जो मेंटली आप अगर स्ट्रांग हो, वो ट्रेनिंग आपको थ्रू कर देती है, एंड सब्सिक्वेंटली यू डू वेल. वंडरफुल टू हियर दैट. एंड अगला सवाल हम लोग चलते हैं आपके करियर की तरफ. लाइक आई वांट टू हियर लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट वन ऑफ द डिफिकल्ट मिशंस व्हिच यू हैव लेड इन योर आर्मी लाइफ. There are many difficult missions, but I will just tell you that when you are a leader, a commanding officer, I will straight away jump to where one is a commanding officer. Or even as a, any commanding position. You can be a platoon commander, you can be a company commander. Right. जो कमांडर होता है, हमारी फौज में पार्लेंस में जिसको हम कमांडर बोलते हैं, you in the civil you may say he's a leader. Yes. But for us he's a commander. Yeah. Now who's a commander? जो ट्रूप्स को कमांड कर रहा है. I'm an infantry officer. So I will only talk of men. Okay. Because हम जो है, हम men के साथ रिलेट करते हैं, आदमियों के साथ रिलेट करते हैं. और हमारे में इनहेरेंट खूबी क्या होती है? हमारे में ये खूबी है कि हमें अपने जवानों को
इतना मोटिवेट करके रखना है, ऐसे लीड करना है कि वो अपनी जान भी देने के लिए ना झिझकाए, राइट? सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ लीडर. यस. गलतियां भी होती हैं, माफ करनी पड़ती हैं. So when you are a commanding officer, it is a very, very tough job to deal with and lead 900 plus people, soldiers, highly trained soldiers. Yeah. So when you are in, say, in terrorist, anti-terrorist operations, counter-terrorist operations in Kashmir or in the Northeast, life is not easy. एंड अगर आप सोचते हो कि कमांडिंग ऑफिसर जो है बस कमांड कर रहा है और दूर बैठा है, ऐसे नहीं होता. जो कमांडिंग ऑफिसर है वो भी आगे होता है. जो कंपनी कमांडर भी होता है वो एकदम आगे होता है. प्लेटून कमांडर एकदम आगे होता है. सो दैट इज व्हाई इन द आर्म्ड फोर्सेस द मैक्सिमम कैजुअलिटीज आर ऑफ ऑफिसर्स. रेशियो ऑफ ऑफिसर कैजुअलिटी विज़ावी जवानों के साथ ऑफिसर कैजुअलिटी ज्यादा होती है. ये हमारी इंडियंस की खूबी है, राइट. ये जो खूबी है ये हमारे इंडियंस की खूबी है, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की खूबी है कि वो अपने जवानों की देखरेख करते हैं. लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. लीडिंग, दे आर ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड दिस इज इंस्टिल्ड फ्रॉम राइट फ्रॉम एनडीए ऑनवर्ड्स. तो आप कोई स्टोरी हमारे को सुनाएंगे जो आपके साथ एक्चुअल में हुई हो इस तरीके की, एंड जिससे बेसिकली यू हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट like on your platoon, on your and to the country as well? I'll give you one simple example. एक बार ही हम पेट्रोल में जा रहे थे, हम we were in कश्मीर और जंगल में थे. तो एक हमें आदमी दिखा. हम लोग जब चलते हैं हम बड़े बड़े स्लो और बगैर आवाज किए कैलकुलेटेड जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हम भी एम्बुश हो सकते हैं. yes. और टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया है लोलाब वैली कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में. सब उसको वो इलाका किस टाइम उसे वो जो टेररिस्ट हैं वो छोटा पाकिस्तान कहलाता है. तो उस एरिया में जब ऑपरेट कर रहे थे तो एक नाले के साथ चलते 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 हमें एक आदमी दिखाई दिया जिसकी पीठ दिखाई दे रही थी. उसने फिरन पहना हुआ था, पीठ दिखाई दे रही थी और काफी अंदर था जंगल में. और जंगल के अंदर आमतौर पे विलेजर्स दिखाई नहीं देते. तो हम लोग रुक गए. जवान आया, सब टेररिस्ट. वी वेंट ऑन द ग्राउंड. एवरीबडी गोज ऑन द ग्राउंड. तो जवान जो LMG के साथ था, लाइट मशीन गन के साथ, साहब फायर खोलूं? I said no, फायर नहीं खोलेगा. क्यों? क्योंकि उसकी खाली पीठ दिखाई दे रही है. आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है. टोपी लगाई है, फिरन पहना हुआ है, ही इज फेसिंग अवे फ्रॉम अस. हम लोग थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता आगे. वो जवान ही वाज इचिंग टू ओपन फायर. ओके, यू नो, ठीक है. इचिंग टू ओपन फायर. कि मिलिटेंट टेररिस्ट दिखाई देगा, ऐसे नहीं खुलेगा. कम से कम मैंने आधा पौना घंटा जो है हम लोग संभाल के रखा. एंड यू विल नॉट बिलीव, थोड़ी देर के बाद ऊपर से बकरियां आई और बकरियों को चराते हुए छोटे बच्चे आए. और दादाजी अपने बच्चों के लिए वेट कर रहे थे पत्थर में बैठ के. So what I'm trying to tell you here is, these are the situations. अगर आप ओवर एंथुजियास्टिक हो जाओ, आप जोश में आ गए, फायर खोल देते, तो यू कैन इमेजिन क्या होता. बिल्कुल बिल्कुल. एक इनोसेंट आदमी के ऊपर फायर खोला जाता. ओल्ड मैन था, वो अपने छोटे बच्चों की वेट कर रहा था, वो बकरियां चला के आ रहे थे. So what I'm trying to say is, it is not only firefights. Right. It was these conditions. True. That was a critical situation. I must say that वो अगर वहाँ पे फायर कर देते, मर जाता,
एंड उसके बाद उसके बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत बच्चों ही के बुरा ऊपर impact आना आप था। यू सी दी रिपरकशंस, पूरे पूरे कश्मीर वैली वो डिस्टर्ब हो जाती है वहां पे। तो these are the qualities, these are your decision making abilities जिनके ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम हमारे ऊपर भी क्या होता है कि शुरू में आप कांटेक्ट हो जाता है, आपको डर लगता है। जब आपको डर लगता है, हर एक को डर लगता है। कौन कहता है कि कमांडर्स को डर नहीं लगता या लीडर्स को डर नहीं लगता? सबको डर लगता है। जो अगर बोलता है मुझे डर नहीं लगता, वो यूज्ड टू हो गया है और शायद झूठ बोल रहा है। ठीक है। सबको डर लगता है। ठीक। एट एनी पोजीशन, वेदर सिविल में हो या कॉर्पोरेट में हो या कुछ हो, कोई डिसीजन लेने से पहले सबको डर लगता है। कोई एक एनवायरनमेंट में सबको डर लगता है। फियर, राइट, फियर फैक्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इम्यून हो जाते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, राइट। सो दैट अगेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप खड़े हो एंड बुलेट्स आर फ्लाइंग लेफ्ट एंड राइट। एट टाइम्स यू से कि यार स्टुपिडिटी है, मैं खड़ा तो होना नहीं चाहिए, बट यू वांट टू बी इन कंट्रोल, सो यू आर एट टाइम्स फियरलेस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। कभी गोलियां निकल गई, यू गेट यूज्ड टू ऑल दीज साउंड्स एंड देन यू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ आइडेंटिफाइंग कि कहाँ से फायर आया। तो जनरल बेल, आप कश्मीर में कितने साल थे और मतलब आपने किस पोजीशन पे वहां पे काम किया? See, in Kashmir, I have been in the two tough areas. I have been in Lolab Valley. Lolab Valley is one of the most beautiful valleys of Kashmir, and it is a very small valley, but it is where in our times when we were there and times before, maximum terrorists used to come, because it is you cross the line of control and then you enter the Lolab Valley. Okay. You cross one ridge and you are into Lolab Valley, and there was a lot of support. Okay. And there I have served, and in the next place that I have served is even more tough. That is Shopian. Right. Okay. So Shopian again is one of the most notorious places. आप गुजर रहे हैं तो ग्रेनेड चौक में आपके एक छोटा बच्चा आएगा, आपके ऊपर ग्रेनेड फेंक जाएगा। Really? Yes. Okay. सड़क थी मगर हम गाड़ी में नहीं जाते थे। ठीक है। कश्मीर वैली का एक सिद्धांत है, जब हम लोग थे एक गाड़ी में नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि गाड़ी में अगर गए आप इंटीरियर रोड्स में तो आपको आईईडी से उड़ा देंगे या फायर फाइट होगी या कुछ होगा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपने देखा अपनी आंखों से? इंसिडेंट देखा नहीं। हमारी एक गाड़ी होती है जो आपने शायद देखी होगी, इट इज अ वेरी ह्यूज व्हीकल, इट इज कॉल्ड अ कैस्पियर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल। ओके। तो एमपीवी उसमें जा रहे थे, तो एक छोटे बच्चे ने he just threw a grenade at the MPV or that Caspier vehicle. हुआ कुछ नहीं उससे, हमको तो कुछ नहीं हुआ because it's a protected vehicle. But my God. You see a small kid and when you get hold of the child and you ask him, तो उसको पता ही नहीं। नहीं, उसको बोला था मुझे 50 रुपए दिए थे, जा फेंक के आ। Oh my God. तो ऐसे इंस्टेंसेस होते थे। That is past. But today I am glad that schools have reopened, things are in order, and the mindset of Kashmiri people has changed. सबको सुख शांति चाहिए। बिल्कुल। ये जो टेररिज्म है, ये we all know it is sponsored by Pakistan. And जब आप देखते हो जो टेररिस्ट पाकिस्तानी आते हैं या वो अलग है, दे आर वेल ट्रेन्ड, they are there to, they have come to die. Now बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके बीच में से कई मोस्टली क्रिमिनल्स होते हैं। ओके। हमने एक पकड़ा था जो वी कॉट हिम अलाइव,
and he told us the story. He said, I got caught in one murder case, ओ and then मुझे बोला गया भाई तुम जाओ कश्मीर जाओ, अपने 2 साल काटो, जब वापस आओगे तुम्हारी ये सेंटेंस माफ कर दी जाएगी। ओके, उन 2 साल में मतलब आपने अगर तू जिंदा वापस आ गया तो तेरी जो है पूरी सजा माफ। तो ऐसे करके people have been sent, ओके। such people who were physically fit, who could be brainwashed, and you have to listen to the talks and motivational talks that are coming from across. Brainwashing is what they have been doing ओके। of our people. But thankfully, I'm very happy today the situation has totally changed. There is peace in the Kashmir Valley. People are very happy and they have realized that peace is the only way forward. एब्सोल्युटली। डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, डेवलपमेंट होगी, जॉब्स आएंगी, तरक्की होगी, बच्चे के स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे तरक्की करेंगे. So one is very proud of the fact that today so many Kashmiri youth, they are playing in big leagues. They are playing cricket, coming up and matching up with all our players. Absolutely. They are joining the IAS. So times have changed. Right. And of course, credit goes to armed forces and the government of India and the polity towards that. राइट। सो जनरल बैल, आपने कारगिल के टाइम पे भी नेशन को सर्व किया है, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। कारगिल का देखो, मेरा एक्सपीरियंस एट द हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट जो हमारा ऑफिस है ओके मिलिट्री ऑपरेशंस का, वो दिल्ली में है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। राइट। उन दिनों मैं मेजर था और मेरा डेस्क था जो कारगिल का एरिया भी हैंडल करता था। सो आई वाज हैंडलिंग द एंटायर ऑफ JNK, Northern Command and operations. So I was dealing with that. I was basically responsible at that particular desk. तो जिस दिन से शुरू हुई कारगिल की लड़ाई, मुझे रात को 10, 10:30 बजे 5 मई को ऑफिस बुलाया, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। उन दिनों टेलीफोन भी नहीं होते थे। एक हमारा DR होता, मोटरसाइकिल पे आया, पर्ची दी, यू आर रिक्वायर्ड इन द ऑफिस। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया 10:30 बजे रात को, तो मैं यूनिफॉर्म लगाई, क्योंकि हम सोल्जर्स हैं, हम बेसिकली वी लाइक टू बी इन ऑफिस इन यूनिफॉर्म। तो मैंने यूनिफॉर्म पहनी और रात को ऑफिस गया। और तब उसके बाद 5 मई से लेकर जब तक कारगिल की लड़ाई खत्म नहीं हुई, तो आई वॉज इन्वॉल्व ऑन अ डेली आवरली बेसिस। इनफैक्ट वी यूज्ड टू स्लीप देयर ओके इन द ऑफिस। एंड बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं। आई वॉज प्रेजेंट व्हेन द सीज फायर टॉक्स टुक प्लेस, ओके, which is not talked about much. जो पाकिस्तानी DGMO आए थे हमारे बॉर्डर पे, अटारी पे, वाघा बॉर्डर में आए थे, BSF का उनका एक जो साइड में कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मीटिंग हुई थी। So I was very much present there. Okay. Then of course one was making all the presentations to even up to the CCS. So हमने कारगिल की लड़ाई जो है पहले दिन से देखी और आखिर तक, जब तक ये खत्म नहीं हुआ और कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी, तो उसमें भी वन वाज इन्वॉल्व्ड एंड पूरी इनपुट्स हमको दी गई। और अगर आप कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें कई एरियाज जो हैं हमने ब्लैकआउट किए हुए हैं। ओके। तो वो भी हमने सिक्योरिटी डिलीशन लिखी हुई है। इनफैक्ट वो स्टैंप जो है सिक्योरिटी डिलीशन, वो मैंने ही बनाई हुई है। तो वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड वेरी वेरी इंटीमेटली एट द हाईएस्ट लेवल। राइट। सो आई नो एग्जैक्टली कि दिल्ली में क्या हो रहा था। ठीक है। आई नो एग्जैक्टली कि हम
हमारी लड़ाई कैसे चल रही थी. हम्म, Of course, I visited. हम्म, I was not in the battle, हम्म, but as a part of my routine job, one Hmm. had to visit the forward areas. to take the situations. Yes, so I did accompany the senior officers, Mhm. and that has been my experience at that level. Okay, okay. So I know many things which I cannot talk about. सर कारगिल की बात तो हमने कर ली है अब. मेरे को जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, देख रहा था और हम भी बात कर रहे थे, आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम लिया कि आपने यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया है इंडिया की तरफ से. तो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस आप बताओ कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आप एज एन डेलीगेशन वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में गए, किस कैपेसिटी में आपने काम किया. देखो, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में वेरियस कंट्रीज टेक पार्ट. ओके. एंड इंडिया जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस. ओके. जब यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन जब एस्टैब्लिश होता है तो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, हम ऐसे बोलते हैं, जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपने यूनिट्स भेजती हैं. इट कुड बी स्मॉल लेवल और इट कुड बी अ बिगर लेवल. ओके. एंड दैट इज एज पर वट एवर अ कंट्री इज विलिंग टू स्पेयर. राइट. इट इज नॉट कि वो कहते हैं आपने इतना ही भेजना है. तो इट हर एक की कैपेसिटी जो है उसके बेसिस पे यूनिट्स जो है कंट्रीब्यूट करती हैं. ओके. कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं अपने ट्रूप्स को. वेरियस कैटेगरीज आर देयर. एक तो ट्रूप्स हो गए, सोल्जर्स हो गए. राइट. तो अगर आपके सोल्जर्स ने जाना है पीस कीपिंग के लिए तो एज एन ऑफिसर यू कैन बी पार्ट ऑफ द यूनिट इफ यू आर पार्ट ऑफ द यूनिट. तो पीस कीपिंग में कैसे कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? अच्छा, मैं क्या, पहले तो यूएन पीस कीपिंग होता क्या है. मानो एक दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई थी या कंट्री के बीच में दो फैक्शंस के बीच में लड़ाई थी एंड देयर वाज अ टोटल chaos. ओके. एंड जो दोनों फैक्शंस हैं उनको सपोर्ट बाकी कंट्रीज कर रही थी. देन दे एग्री टू ब्रिंग पीस. ओके. नेगोशिएशंस होती हैं, सीज फायर होता है, पीस आती है. जब पीस लाना चाहते हैं, जब सीज फायर होता है, सो दे इनवाइट द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ट्रूप्स कि आप अपनी फोर्स लगा दो. हम एग्री करते हैं कि आपकी फोर्स आएगी और हम दोनों को सेपरेट रखेगी. सो द एम इज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू इंश्योर दैट द कंट्री व्हिच इज फाइटिंग, right, it stabilizes. Okay. Peace returns to that country. Elections are held. And once the elections are held and an elected government is in place, everything is in place, then the peacekeeping forces withdrawn. Okay. And यहाँ पे हमारी जो forces जाती हैं वहाँ पे उनको actively operations में involve भी होना पड़ता है? देखो, there are different type of peacekeeping missions. एक चैप्टर 6 है, एक चैप्टर 7 है, एक मतलब देयर आर एंट्री केसेस. चैप्टर 6.5 एक पीस कीपिंग है, एक पीस इन्फोर्समेंट है. राइट. पीस कीपिंग मिशंस में हम फायर नहीं खेलते. It is only in extreme self defense that in a peacekeeping mission you will open fire. Okay. Or you will get involved in operations. Right. You are just there to maintain कि दोनों जो पार्टीज हैं वो आपस में उनका झगड़ा वहाँ पे रहें और वो झगड़ा ना करें. Yes. जो पीस इन्फोर्समेंट मिशंस होते हैं उसमें पीस को इन्फोर्स करना पड़ता है जबरदस्ती. तो वो मैंडेट जो है सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की देती है, तभी वो होता है. ओके. राइट. I went to a very interesting peacekeeping mission that is in Mozambique. Right. I was a young captain, 93, 94, and I was a part of the headquarters there. Okay. So I was not deployed on the field, but I was a staff officer. Right. And I was looking out. I was in
because they have to set up a headquarters. Absolutely. So headquarters also, then they invite officers as Mhm. staff officers. Mhm. So I was one of the staff officers. Mhm. So troops हो गए, staff officers हो गए, Mhm. और military observers हो गए. Okay. जो military observers हैं, वो remote areas में अलग-अलग जगह में teams में रहते हैं, Mhm. and they monitor the situation and they report on the situation. Okay. So these are the three types that you can go in. Mhm. So I was a staff officer there. Mhm. So that was my first experience, UN peacekeeping mission in Mozambique, Mhm. 93, 94. Okay. Then I was fortunate, I was selected by the UN Mhm. and I was seconded to UN headquarters in New York. And what does that mean, seconded? Seconded और डेपुटेशन में बड़ा सिंपल सा छोटा सा फर्क है. डेपुटेशन में तनख्वाह आपको आपकी सरकार देती है और आपको डेपुटेशन अलाउंस देती है. Okay. जब आप सेकंडेड हो जाते हो, Mhm. यहाँ में खाता बंद हो जाता है. अच्छा. So Indian Army stops paying you Mhm. and you start drawing the salary of that organization. मतलब here it is UN. Here it is UN. So I was then for 3 years a UN employee. Oh. You understand? Right, So there's a slight right, difference. right, right. Here in deputation you are still an Indian Army officer, Mhm. but when you go to the UN headquarters and you are seconded, Mhm. you are an employee of that organization. So where were you posted at that particular time? I was in New York. और ये कब का टाइम था? I was in interesting times जब 9/11 हुआ. Oh. तो न्यूयॉर्क में 9/11 हुआ, so I happened to be there. Mhm. तो 9/11 11 सितंबर को मैंने ऑफिस जाना था, Mhm. मैंने जा भी नहीं पाया. न्यूज़ आनी शुरू हो गई, फिर टीवी पे दिखना शुरू हो गया. Mhm. मगर फ्रॉम 12th, क्योंकि आई वाज वर्किंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप. Yeah. It's called the Situation Center. Situation Center is the nerve center. Okay. From where every situation For is every monitored. situation around the world is monitored. Hmm. तो हमारा तो वहाँ जाना Mandatory था. mandatory था. So from 12th morning onwards, I was present there. So I have seen very interesting times Mhm. in New York. Mhm. जब आप शमशान घाट में जाते हो, वो एक स्मेल होती है ना, Mhm. बॉडीज बर्निंग की. Mhm. Mhm. It was very very thick. That smell was there. The ash का cloud Mhm. was very thick, and the situation was not easy. And then I was a Sardar with a turban walking the streets of New York, Mhm. and as far as the locals are concerned, anybody who was with a turban is a terrorist Mhm. in those days. So, but then being a Fauji, I think it helped. Mhm. One was not scared and one was walking the streets, Mhm. and that was a very interesting time. 3 years I spent in New York, Mhm. and I monitored the operations in Africa Okay. and Middle East Mhm. Mhm. and Asia. So good fun, good Okay. times, good interaction with a lot of people. तो 9/11 वाला टाइम आपने देखा अपनी आंखों से वहाँ पे, मतलब आई एम एक्चुअली विजुअलाइजिंग दैट कि अगर सामने होता तो वहाँ पे क्या डर का माहौल था, किस तरीके का माहौल था लोगों में? Total shock. बिकॉज यूएस के साथ ऐसा होना You know, तो it was a state of total shock. It was the first time that, you know, beauty in America is, हमने कभी स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी और सराउंडिंग एरियाज में कभी फौजी कोई नहीं दिखाई दिया था. हम्म, एक आध यूनिफॉर्म में दिखाई दे जाए जो छुट्टी जा रहा है यहाँ आ रहा है. हम्म, उसके अलावा वी नेवर सॉ एनी फौजीज हम्म, डिप्लॉयड, बट द नेशनल गार्ड गॉट डिप्लॉयड. ओ, The police deployment was very heavy. Hmm. People were shit scared. हम्म, I can give you instances. 13 सितंबर की बात है, 11 को हुआ, 13 सितंबर की बात कर रहा हूँ. तो मैं ट्रेन से आई हैड टेकन द ट्रेन टू गो बैक होम. हम्म, तो रात के 9 सवा 9 के टाइम था. हम्म, तो मैंने अपना कोट उतारा और यू नो अमेरिका में हीटेड ट्रेन्स होती हैं ज़्यादा, तो यू हैव टू टेक ऑफ ऑल योर, बाहर ठंड होती है अंदर. बिल्कुल. तो बैठा, टाई ढीली की, बैठा तो साथ में जो बैठा था वो घबराना शुरू हो गया. He was actually shaking. ओके. So I asked him, I said, "It seems you are scared." He says, "Yes."
He was actually scared that some terrorist has come and sat next to him. Then whatever I knew about Sikhism, I told them at that particular time, look, Sikhs are different from all these people. So anybody, a turbaned guy was a terrorist. So I tried to convince him. Then he calmed down. That was one instance. Oh. तो एक और इंस्टेंस बड़ा हिलेरियस इंस्टेंस था. अगर उसको कैप्चर किया जाए तो इट इज रियली हिलेरियस. उधर अनलाइक हमारे रेलवे स्टेशन, वहाँ के रेलवे स्टेशन में ना आपको एक बोर्ड के ऊपर देखना पड़ता है. मूवीज में आपने देखा होगा, पीपल कीप वाचिंग एंड देन सडनली द प्लेटफॉर्म इज अनाउंस्ड. राइट. एंड दुनिया भागी जाती है उस प्लेटफॉर्म की तरफ. सो आई वाज इन दैट 10th स्टेशन. आई वाज स्टैंडिंग, मैंने अपना बैग रखा हुआ था. So one gentleman came. He put his bag there, and then he was having a coffee. He was standing and having coffee. And then there was another person. Suddenly, what happened? This person in between disappeared. He went to throw that cup in the dustbin. So in between that American, there was a bag and there was me. Right? Okay. He looked at the bag, he looked at me, and he ran for his life. I had a hearty laugh. Seriously, this guy saw the bag and then he saw me, a bag which is unaccompanied. He saw me standing next to it, a little at a distance, maybe about a meter or so, and he scrambled. Oh my God. I could not help but laugh, but then I don't blame him. The situation was such. Absolutely. Yeah, and then of course, a lot of comments you got to hear, you know, the moment you're walking the streets, they look at me and then say, here comes an American killer. Oh. Because they're very ignorant people, the Americans. They're as illiterate as our villagers are much more knowledgeable, I would put it this way. These people are very ignorant. So they just look at me and say, here comes an American killer. Sitting in the train, they'll come and, hit the window. Things like that. But then everyone is a Fauji, so one doesn't get affected by all this. That was, I guess, one of the most difficult times you may have experienced out there. No, not a very difficult time. I guess this is what comes out of military training. That any situation can happen. So you understand the other person's psyche. You know that they are stressed out. You know that they are scared. And rightly so. You can't blame them for it. And lack of knowledge is lack of knowledge. Yeah. You have to be a little compassionate and put yourself in other person's shoes. So I think it was not tough for me, but it was interesting. Right. चलिए, मेरे को लग रहा है ये सीरियस भी हो गया था, थोड़ा हिलेरियस भी हो गया था. हम मूव करते हैं थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट को. तो जनरल बैल, मैं जब रीड कर रहा था आपके बारे में, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को और पता लगा दैट यू वर द फर्स्ट इंस्ट्रक्टर फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन OTA. That's right. तो आई वांट टू हियर दैट एक्सपीरियंस के लाइक वो कैसा मेरे, क्योंकि ना जो मैंने कमेंट पढ़ा था ना, दैट वाज फ्रॉम एन ऑफिसर अबाउट यू दैट टुडे व्हाट आई एम इज बिकॉज, मतलब उसके पीछे जनरल बहल का बहुत बड़ा हाथ है. वो सोशल मीडिया पे पब्लिकली अवेलेबल है. Yeah, it is there by number. Now what happened that suddenly the army decided that ladies should be introduced into the armed forces. First, the lead was taken by the Navy, and then the Army. And as luck would have it, for whatever reasons, which the commandant of the OTA felt that I should be the platoon commander. We called platoon commanders. Okay. And the other terminology uses the DS, platoon DS, directing staff. That is the instructor. So they decided upon me to be the instructor. So
what I can say is, of course, we prepared for it. Mm-hmm. You know, we had to prepare their Right. accommodation, a little bit of safety arrangements had to be made. Yeah. The dresses had to be designed. Mm. It's not easy. Suddenly, you know, because you're in uniform, the same uniform is not applicable. Then their physical training tests, Mm-hmm. Mm-hmm. etc. Mm-hmm. So there was a lot of preparation which went, about 6 months went behind this, Okay. preparing to receive them. Yes. So they joined in September, and what I found was the most enthusiastic lot. Okay. Brilliant, Mm-hmm. extremely brilliant, Mm-hmm. full of energy. Mm-hmm. And to the extent that the energy had to be at times, you know, controlled. Mm-hmm. Because that being the first time, a lot of selection, deep selection had taken place. Of course, Mhm, today mhm. also it takes place. Mhm. And then there was a lot of media attention. Okay. It has to be. Yeah, and it was in the backdrop that there were some misconduct allegations in the US Navy going around at that particular time. Okay. And it was a big thing, news which was Mhm. making. So the army was also, you know, very careful. Mm-hmm. I never got any diktat to say that you got to be careful, Mm-hmm. because I assumed it was my responsibility to make sure that these 25 lady cadets Mm-hmm. have to be trained properly. They have to be, you know, they must pass out with high standards. Mm-hmm. It required a lot of effort on my part. Absolutely. You know, any misconduct, any incident, Mm-hmm. the media would have kind of, And it was the first batch. first batch, they would have blown it up. Yes. And so 5:30 onwards till about 11 o'clock, I 6 months, that time there was only 6 months of training for them. Mm-hmm. I devoted myself to these lady cadets. Mm-hmm. I was present everywhere. Mm-hmm. A very good experience. Mm-hmm. And the best part of it is I still remain in touch with all of them. Yeah. And I'm happy that they have all done very well. Mm-hmm. They did well in the armed force during their tenure Mm-hmm. and subsequently also. Mm-hmm. And I must narrate to you that one of the lady cadets, when she would run, she would leave. She would be the first, and she would leave the gentleman cadet at least 200 to 300 meters behind. She's here in Chandigarh. Okay. And she's Lady Cadet 1001, Priya Jingan, Major Priya Jingan. She's written a book also about her journey. Very And nice. she stays here in Chandigarh itself. Mm-hmm. A very energetic lady, done well for herself. Oh, wonderful. So I'm in touch. There are 2-3 of them here in Chandigarh. So I have a question here. Like, what difference do you feel like after women joined the Indian Armed Forces as an officer? So is there any difference coming up, or like what like betterment you have felt, or what kind of vision now we see like with all both the genders? You see, initially it was very tough because officers are supposed to lead men. Hmm. And psychologically, culturally, it was a difficult thing for the entire, I think, lot, army to kind of accept their presence and their authority that they wish to exercise. Right. So there was reluctance, there were teething problems, but today I must admit that they are seen as normal officers all around. Yes. Yes. And they are as good, sometimes better in many fields, with the as their their male counterparts. They are there leading from the front, and today they are commanding battalions. They have been given permanent commission and doing very, very well. I think I would rate them at par
with all our male officers, Okay. and we see them in every field today, Oh, which is very interesting. And it there is. is acceptance also. Right. Now, over a period of time, I'm talking about what, 93. Mm-hmm. Today, it's been 30 plus years. Yes. So there is acceptance which has taken place, Yeah. and the men have also accepted it. So have the male colleagues, Mm-hmm. and they're very much a part of our army. And I think it gives a they strike a, there is a balance which needs to exist, and it's existing. It is existing. Oh, Yes. great. There was reluctance earlier, and it happens with anything when you introduce something new. Right. So, but today it's accepted, doing well. Yes. You know, one is very proud of each and every lady officer who's there and contributing towards national security. Yeah. So thank you जनरल बेल. हम अब ना अपना जो पॉडकास्ट का रुख है वो आपकी करंट लाइफ की तरफ लेके चलते हैं. So you being a military leader and you also have led corporates in your lifetime. So what is the difference that you have felt in the military leadership and the corporate leadership? Yeah, it's interesting. I didn't work much in the corporate. Of course, I have experience of about a year and a half. And that is all I experienced. I actually got into it by default. But my experience has been good. Okay. At the same time, I feel that there is a lack of understanding in the corporate with respect to our capabilities. Okay. While when I enter a particular field, obviously I am not well versed with that field, Right. that Specialization. field. Yes. There are people in that organization who have grown in that organization. They are bound to be better in that particular domain. Okay. Right? I have to respect that. Right. I must accept it and I must respect it because they are in that particular arena. I'm not. They have learned this thing. They have grown in that, Yeah. arena. Whereas I am coming from outside, but I'm coming with a lot of experience. As they say, anybody who has got through SSB, who's been psychologically tested, is somewhere. Okay. He is not ordinary, right? In the very, very initial stages itself. Right. And then you lead, you grow over a period of time. You start by leading 30 guys, then you start 130 guys, then you come to 800 guys, then you come to 4,000 guys, then you come to about a guy like me, 17,000 people. So when you're leading an organization like this, there is lack of understanding in the corporate. आप हमारा इस्तेमाल करना जानते ही नहीं. Oh. अब जिम्मेवारी दे के देखो. ठीक है. थोड़ा टाइम दो समझने के लिए. The corporate must give us a little time. But unfortunately, they are only interested in, I think, as all businesses are, they're only looking at profits. But to understand a system, it takes time, especially when you know, coming in from outside. But once that is understood, you have to understand कि इसको अभी समझ आ गई है, इसको थोड़ा चलने दो. So our contribution to the corporate can be many fold. But I guess थोड़ी सी insecurities भी आ जाती हैं फिर corporate वालों की. Because हमारा स्टाइल थोड़ा aggressive होता है. बिल्कुल. हम थोड़े risk taking ability हमारी ज़्यादा होती है. Confidence levels high हो जाते हैं जब knowledge आ जाती है. So my only suggestion to the corporate is try and involve us in developing your strategies. Try and involve us in looking at your future. We are very good at all that. Right. All army officers, military officers are very good at thinking ahead. Yes. क्यों? क्योंकि हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. जो
हो सकती है हमारे लाइफ टाइम में, नहीं भी हो सकती। एब्सोल्युटली, वी आर प्रिपेयरिंग एट एवरी मोमेंट। एट एवरी मोमेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी टाइम्स अहेड, यस, राइट? एंड देन वी वॉर गेम डिफरेंट सिचुएशंस। कभी हम डेजर्ट में नौकरी कर रहे हैं, कभी हम हाई ऑल्टीट्यूड बर्फ में नौकरी कर रहे हैं, कभी हम कैनाल्स में नौकरी कर रहे हैं, कभी हम प्लेन्स में कर रहे हैं, कभी हम एम्फीबियस ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम हमेशा आगे की सोचते हैं, हम आगे, एंड वी आर ओनली लुकिंग एट विनिंग, नॉट लूजिंग। यस, सो आवर माइंडसेट इज टू विन अ वॉर। या, हाउ टू गेट द एंटायर मशीनरी गोइंग टुगेदर। सेकंड थॉट है ही नहीं है ही नहीं उसमें, लॉस वाली सिचुएशन तो है ही नहीं है। तो कॉर्पोरेट शुड, एम्प्लॉयर्स शुड यूज अस। जो कर गए वो तरक्की कर जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे हायर ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ना स्टडी पढ़ रहा था मैं, जहाँ पे मैंने पढ़ा कि आफ्टर रिटायरमेंट army officers, a lot of army officers goes into depression, like they have served really well in army during their lifetime, and suddenly after retirement, after few years, they lost their charm, उन वो health wise मतलब सही नहीं रहते हैं, and they went into depression as well. मतलब उसका क्या reason आप सोचते हैं? Because I see you as a fit guy who is thinking ahead right now as well, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण बस इतना है, रिटायरमेंट, देखो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर confirmed in life. One is the date of retirement, and the second is that you will die. First you will retire, and second you will die. Yeah, I'm talking about people who are in the service. So if you know your date of retirement, if you know I have so many years left to retire, and if you have not prepared yourself, then that situation will arise when what you are telling. Okay. So mental transition over a period of time. Okay, look, this is my last rank. This is the time I have to retire. I must prepare. Yes. I must now start meeting people in the civil. I must start upgrading my management, business skills, or whatever line I wish to take. So there are people who start working, there are people who don't, and those who don't are at a loss. Yeah. तो सोसाइटी में घुसना, सिविल सोसाइटी में घुसना आसान नहीं है। So जनरल वेल, जो आर्मी ऑफिसर रिटायर होने वाले होते हैं उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए रिटायरमेंट से पहले? देखो, पहले तो अपनी मेंटल कंडीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, खुद की और फैमिली की भी। इट इज नॉट जस्ट यू इवन अप डाउन टू योर चिल्ड्रन, दे मस्ट नो दैट यू आर गोइंग टू रिटायर, एंड all that comes in the armed forces is not going to be available outside. Right? Financial तो है ही है. Second is, problem comes when people do not have a place to stay. Okay. They don't have their own house. Right. So all those who have planned their life properly and have a place to move to, they are comfortable. Okay. There are certain officers who feel ke yaar, where is the point in having a house? I'll stay on rent. All that. So all the life they are enjoying life, but they haven't saved enough, or they haven't thought in terms of having a property. So that's one. That's an interesting point. Yeah, that because that is the one which gives you security. Yeah. So it's very important in that. Second, all of us have a specialized domain. जैसे हमारे सिग्नल्स के ऑफिसर्स हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स के, उसमें भी कोई रेडियो वाला है, एक्सपर्ट है, कोई साइबर में एक्सपर्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। तो
गलती लोग क्या करते हैं कि वो अपनी लाइन छोड़ के दे स्टार्ट लुकिंग एट अ लाइन आउटसाइड their domain. their domain. Yeah. आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और मैं करूंगा क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मेरा इंटरेस्ट किधर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट डज नॉट वर्क. You have to start from scratch. Right. Right? If you are a radar expert, electronic warfare expert, उस niche field में जाओ ना, जिसमें आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है. तो इसके लिए आई गेस आर्मी हेल्प भी करती है. देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर्मी, देखो आर्मी गोज आउट ऑफ द वे. या फर्स्टली हमारी सर्विस के दौरान अगर आपका सर्विस पीरियड परमिट करता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी लीव. ओके. दैट इज फॉर 2 years. So you can take study leave, apply to the best of colleges in the world. You will continue to get your salary, and you can attain your qualification. Right. Many of us use that properly. Next, before you retire, there is a tie-up with all the IIMs. Okay. Indian Institute of Management. So there is a program which is run specially for officers to, for transition into the civil field. Okay. That is also there. So officers who do all that course and do well in the course. No, I may just put it this way: who do well in the course obviously will get placements. Then to place, I'm talking only officers. For men also, there is a resettlement directorate. Okay. फौज में एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट. पूरा सेटअप है. मतलब एवरीथिंग इज प्लेस्ड आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल. बिफोर रिटायरमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट. So DGR has courses which with tie-ups with so many institutes for जवानों से लेकर ऑफिसर्स तक. Businesses, petrol pumps, security agencies. So there is a complete setup. Then there is another organization which is called the Army Welfare Placement Organization. Okay. जिसमें corporates अपनी requirement देते हैं और of individuals अपने resume submit करके रखती है. So that organization does the matching and then says, so and so. It's like an HR setup, consultancy company. So that is there. So what officers have to do or what men have to do is ये जो courses आपको सुविधा दी गई हैं, इनका पूरा फायदा उठाना चाहिए. ठीक. और साथ में अपनी जो डोमेन स्पेशलाइजेशन है उसमें छोटे छोटे कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस हासिल करने चाहिए. ठीक. ताकि आप जैसे ही आप रिटायर होते हो या यू प्लान फॉर अ वॉलंटियरली रिटायरमेंट, आप वहां पे जाके सेटल हो सको. बिल्कुल. So there is it is a process. It's a process. It's not that easy. बट उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है. अगर आप ऐसे ही रिटायर हो गए तो फिर वो सिचुएशन आ जाएगी. थैंक यू जनरल बहल हमारे साथ ये कन्वर्सेशन करने के लिए. मेरे को लग रहा है कि हम 1 घंटा तो क्या, हम 10 घंटे आराम से बात कर सकते हैं. बट इस टॉपिक को हम लोग किसी और पॉडकास्ट में दोबारा लेके जाएंगे. पर मेरे को एक इंटरेस्टिंगली ये जानना है कि आप अपनी लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए. और मैं आपकी बुक के बारे में भी जानना चाहूँगा जिसका टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सानू की. I know. This title, Sanu Ki, I'll tell you how I started this book. What motivated me to come up with this. I read this book called Ikigai. Yeah. Very popular. Absolutely. And Ikigai is talking about finding your purpose in life. And it talks about the Japanese philosophy. So मुझे लगा कि यार अगर इकिगाई जापानीज फिलॉसफी है तो सानू की जो है
हमारी भी तो फिलॉसफी है पंजाबियों की. बिल्कुल. And then I started thinking about it. The whole essence of this book is, by nature, the Punjabis are much more progressive. When I look at Punjab and Punjabis, I'm generalizing it the entire, I'm not going on to Sikhs or anything, I'm talking generally Punjabis. Yeah. Large-hearted people, vibrant, lot of josh, Yeah. like to show off, like to do a lot of seva, sarbat ka bhala. So that is the philosophy of the Punjabis. उसके साथ क्या है, जो भी करो इन द एंड अगर उसको कंसर्न नहीं कर रहा, वो एक लफ्ज एक फ्रेज बोलता है सानू की, इसे यार इट डज नॉट कंसर्न मी, एंड ही moves forward. Absolutely. And that is needed. The power of letting go is extremely important. If it does not affect my health or affect me in any way, and we are discussing a topic which is not leading anywhere, I just simply say Sanu ki yaar, let's finish Sanu ki, and I move ahead. So that progressiveness comes from this attitude of Sanuki. And this must be applied at various levels. एक mother है, she has to learn to say Sanuki when her बच्चा is a teenager. Why I am saying is, yes, you must be worried, but वो develop कर रहा है. आप उसको 24 घंटे उसको mollycoddle करोगे, pamper करोगे, निगरानी में रखोगे, तो वो आगे नहीं बढ़ने वाला. छोटी मोटी बदमाशी करेगा, वो बदमाशी जब करता है उसको सानू की बोल के निकलना पड़ेगा. So that is the kind of philosophy. Oh, wonderful. So I have various chapters in this book which are very interesting. So this is to be a leadership style also. Leadership style. Okay. You're a boss. Not all employees are perfect. उसकी काबिलियत एक पर्टिकुलर फील्ड में दूसरे में नहीं है. उस टाइम आपको सानू की बोलना पड़ेगा. राइट. आप एम्प्लॉई हो, आपका बॉस है, आपका बॉस कभी परफेक्ट नहीं होगा. आपको कभी यू विल नेवर लाइक योर बॉस, फॉर समथिंग और द अदर. But then you again have to say, yaar, Sanu ki, that's his problem. He's like that. Right? You have to accept. अगर उस पॉइंट को पकड़ के आप यार इज यूजलेस गाय नहीं बोल सकते. So that is the attitudinal issues, and I call it a Sanuki style of leadership also. Okay. Sometimes you have to ignore. काम में बहुत अच्छा है, मेरा काम कर रहा है, मगर लेट आता है साला. प्रोडक्टिविटी तो हाई है ना. बिल्कुल. So you'll have to overlook something. Yes. For your this thing. So it has situational. That is letting go, overlooking. That's where Sanuki comes in. Wonderful, Ji. Wonderful. Well, that is amazing, and we'll share the link of your book in the description box as well, so that viewers can go and buy that book from Amazon. Yeah. No, I'm glad we spoke about it, and I must also say there are a lot of mistakes in that book. But then I always say Sanuki. Mistakes, so mistakes or mistakes. So, Janal Bahal, thank you so much. यहाँ हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आने के लिए. मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया के यूथ के लिए 3 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसने आपकी लाइफ को ड्राइव किया है और उनकी लाइफ इससे बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है. वो एक एक्शन ओरिएंटेड पाथ की ओर जा सकते हैं. I think that is very important. As you know, 65% of India's population is below the age of 35. Yes. So we are a youth-rich nation. Yes. To the youth of the country, on this auspicious occasion of Independence Day, I would like to say,
पहले तो अपना गोल बड़ा क्लियर रखो, मैंने पहुंचना कहाँ है, मुझे बनना क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपनी दिशा नहीं दिखा, गोल नहीं होगा, आपको टारगेट नहीं होगा, हम फौज में बोलते हैं एक यू नो शूट टू किल, या एक गोली एक दुश्मन, ठीक। यू हैव टू बी सो फोकस्ड। तो फोकस होने के लिए आपको गोल, मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है, मैंने पहुंचना कहाँ है, उसको सेट कर लीजिए। राइट। उसके बाद इस वर्क बैकवर्ड्स, अपना पाथ डिफाइन करिए कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन। ओके। आपने अपना गोल बना लिया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया, मगर आप में वो सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है उसको परस्यू करने के लिए, तो आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते। राइट। राइट। यस। Third, I would say is you must always be thankful to God, because God is dictating your destiny. Sometimes you will fail, sometimes you will succeed. Failures are stepping stones to success. तो जो failures आते हैं उनसे disheartened नहीं होना, राइट। उनको अपनी stride में लेना और उनको ऐसे समझना कि yes, it was meant to teach me a lesson. तो आप सोचो कि मुझे क्या लेसन दे रही है ये फेलियर, एंड वर्क ऑन इट सो दैट यू कैन ओवरकम दैट एंड गेट टू योर गोल। राइट जी, thank you so much General Bell for telling us these 3 golden nuggets which can actually help me as well and youth of our country as well to be on the right path with action. Thank you very much and I wish everybody all the very best. दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा डेडिकेटेड था इंडियन आर्मी को, अपने देश के लिए, और इसीलिए हमने ये 15 अगस्त को रिलीज किया। और इसका पर्पस ये भी था कि हम लोग आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में अवेयर कर सकें ताकि अगर कल को आपको उस फील्ड में जाना है ना, तो ये आपके लिए गाइडिंग फोर्स बन सके, ये पॉडकास्ट आपको एक डायरेक्शन दे सके। और अगर एक आप पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट को आपके सामने ला सकें, उनसे सवाल पूछ सकें, उनकी एक्सपीरियंसेस आपके लिए ला सकें, ताकि आपको अगर उस फील्ड के लिए डिसीजन लेना हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। Thank you so much for watching Win Talks with Abhishek Jain, where Win is wisdom, inspiration and networking. Wisdom जनरल बहल ने शेयर की, इन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और थर्ड पार्ट इज नेटवर्किंग, वेयर वी वांट यू टू डायरेक्टली कनेक्ट विद जनरल बहल, और इसके लिए हम एक पोर्टल बिल्ड कर रहे हैं जिसकी बारे में हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। उसकी कुछ कंडीशंस है, वो भी आपको मिल जाएंगी नीचे, तो आप डायरेक्टली जनरल बहल से कनेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे लीडरशिप के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, उनकी स्टोरीज़ के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और हम आगे भी अपने पॉडकास्ट हर फ्राइडे को शाम 6 बजे पब्लिश किया करेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसी पूरी वीडियो के, पूरे पॉडकास्ट के हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑन अभिषेक जैन क्लिप्स चैनल के ऊपर, और उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक अपडेट इन पॉडकास्ट की टाइमली मिलती रहे, और जो भी नया पॉडकास्ट आए आप उसको सबसे पहले सुन सके। थैंक यू।